reform in British India and reform and revivalist movements. One of the consolidation of British rule, रादर के ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल कंसोलिडेट हुआ तो उसके बाद वो एक पॉलिसीज़ बना रहे हैं, यानी इंडिया में जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं जो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, सोशो कल्चरल पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि एक अहम बात इसमें ये है कि जो ब्रिटिश चाहे वहाँ का ट्रेडिंग क्लास था, मर्चेंट क्लास था, उनके इंटरेस्ट इंडिया में थे। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो वहाँ पे लगातार यानी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स या जो वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल करंट्स जो लगातार ब्रिटेन में उठ रही थी, तो उनका नेचुरली हिंदुस्तान पे भी असर पड़ता है। पहले आप देखिए कि जो वारन हेस्टिंग्स थे तो वो इस मतलब आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस है उनको ऐसे रहने देना चाहिए, यानी जो हिंदुस्तान में जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही आप रहने दें। तो एंग्लिसाइजेशन के लिए जितने भी कोशिश की जा रही थी उसमें एक रुकावट थे कि एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस के हिसाब कंटिन्यूएशन उनकी होनी चाहिए। लेकिन उनके बाद हम देखते हैं कि दैट देयर वाज शिफ्ट, और वही जो मैंने कहा कि जो ब्रिटेन में यानी आप देखिए इंग्लैंड में जो चाहे वहाँ पे इंटेलेक्चुअल करंट्स थी या फिर वहाँ के जो आइडियोलॉजी लगातार इमर्ज हो रही थी उनका हिंदुस्तान पे वो इसी हिसाब से वो हिंदुस्तान में हुकूमत चलाना चाहते थे और पॉलिसी उन्हीं मतलब नज़रियात की बुनियाद पे वो कायम करना चाहते थे। आप देखिए कि यूटिलिटेरियंस यानी वो सोशल इंजीनियरिंग की बात आप जानते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम, उसके बाद मिल वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, जो मिल मतलब लगातार इंडिया पे नज़र रखा हुआ था और बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा था और इंटरेस्ट थे इंडिया में उसके, तो वो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। फिर जो एक अथॉरिटेरियन यानी खुद हम यहाँ पे रिफॉर्म्स करें। अब इवेंजलिस्ट्स को देखिए तो वो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहते थे हिंदुस्तान में हो, उनके हिसाब से तो यहाँ सुपरस्टिशंस था, इसी तरह से एक ब्लाइंड फेथ था, बल्कि वहियात किस्म के रसूमात यहाँ पे चल रही थी, तो इग्नोरेंस थी, लिहाजा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी था उनके हिसाब से। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स थे, फ्री ट्रेड थिंकर्स थे, वो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहे थे इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से भी जो फ्री ट्रेड था यानी एक ट्रेड के लिए ज़रूरी था कि यहाँ की सोसाइटी में सुधार हो। अब देखिए ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है और सबसे ज़रूरी इसमें एक एजुकेशन एक टूल था, यानी एजुकेशन के ज़रिए आप रिफॉर्म, क्योंकि यहाँ की तालीम ही सुपरस्टिशंस इन जो ये मुख्तलिफ किस्म के ये वहियात किस्म के उनके हिसाब से रिलीजियस बिलीफ्स थे, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन से ही ख़त्म हो सकते थे। पहले तो वो कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम वगैरह वगैरह, लेकिन फिर हम देखते हैं मैकॉले का जो मिनट था 1835 में, वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था, तो इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया गया कि इन्हीं से साइंटिफिक एजुकेशन दे हम इनको, ताकि रैशनल बने। ये वो सुपरस्टिशन जो इनका एटीट्यूड है, फिर सुपर नेचुरल वर्ल्ड में जो इनकी मतलब वो एक टेंडेंसीज इनमें है जो लगातार उसी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मतलब एक रोकथाम पैदा हो। उसके बाद 1857 के बाद तो थोड़ा इसमें चेंज है, लेकिन यहाँ पे उनकी यही पॉलिसी थी। अब 1813 में आप देखें कि उन्होंने वो 1 लाख रुपए रखा था एजुकेशन के लिए, जिसपे वो एंजलिस्ट्स ओरिएंटलिस्ट्स का लगातार कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि एक शुरुआत रखी गई, एक यानी पब्लिक फंडेड एजुकेशन जो उस टाइम इंग्लैंड में भी नहीं चल रही थी, यहाँ पे उसके लिए एक बुनियाद रखी गई। अच्छा, वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन तो एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जिसको हम कहेंगे रिफॉर्म फ्रॉम अबोव, यानी लेजिस्लेशन के ज़रिए, लॉ मेकिंग के ज़रिए, कानून के ज़रिए रिफॉर्म किया जाए। मैं रिफॉर्म रिवाइवलिज्म पे बात करूँगा। तो अब देखिए कि वो ठगी को, वो सती को बैन करते हैं, वो ठगी को बैन करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं वो स्लेवरी पे लेजिस्लेशन करते हैं,
वो विडो मैरिज पे, चाइल्ड मैरिज पे, जो कंसेंट बिल वगैरह है, इन तमाम चीज़ों पे वो लगातार बात कर रहे हैं। यानी लेजिस्लेशन के जरिए आप कानून बनाए ताकि इन चीज़ों का ये जो सोशल लेवल्स है इनकी रोकथाम हो। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि रिफॉर्म फ्रॉम अबोव, यानी वो लोग रिफॉर्म कर रहे थे। लेकिन साथ साथ ये हुआ कि हिंदुस्तान में भी लोग पैदा हुए, यानी हिंदुस्तान के अपने लोग थे जो कि रिफॉर्म करना चाहते थे। आप उसको रिफॉर्म फ्रॉम बिलो कहेंगे, कह सकते हैं। तो अब इसमें मैं बात करूंगा कि एक रिफॉर्म शुरू क्यों हुई, ये रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स क्यों शुरू हुई। एक तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उनका तो आज तक ये कहना है कि ये हमने यहाँ पे जो एक्सपोजर दिया इनको, हमने इनको तालीम दी, हमने जो लिबरलिज्म के जो मॉडर्न आइडियाज़ है दुनिया भर में अभी तक, वो जो हमने उनको एक्सपोज किया, तो इनको तो वहीं से कमियां नज़र आई अपने, मतलब जो इनके मजहब में, इनके सोशल सिस्टम में थी, तो हमने एक्सपोजर किया इनको। लेकिन दूसरा ये है कि रियलाइजेशन विद इन, यानी खुद इंडियंस को एहसास हुआ, तो उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे वीकनेसेस है, यहाँ पे डेफिशिएंसीज है जिनको हमें दूर करना है। तो अब इसमें भी एक रोल है कि हाँ, एजुकेशन वो जो आइडियाज़ थे डिफरेंट यूरोप में उस टाइम उनका एक्सपोजर इंडियंस को हुआ, तो ज़रूरी बात है, इनका रोल था। कुछ तो ये कहते हैं कि ये जो थे, दिस वर द एक्सप्रेशन ऑफ द एस्पायरेशंस ऑफ न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास भी एजुकेशन के जरिए ही वजूद में आया। तो वो कहते थे कि एक तरह से जो कॉलोनियल इंट्रूजन था, लगातार कॉलोनियलिज्म यहाँ पे पकड़ बनाए जाता था, तो उसको एक जवाब था इंडियंस की तरफ से, और वो मतलब एक मैनिफेस्टेशन था कि हमें अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को बचाना है। अब देखिए, एक है रिफॉर्म। अगर आप रिफॉर्म की बात करोगे तो ये भी रीजन लॉजिक पे रिलाई करते हैं, और फिर ये ज़्यादातर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड ही थे। लेकिन ये मतलब जो इंडिया की सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस थे, रिजिडिटी थी, उसको दूर करना चाहते थे। आप समझे कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है कि हमारे सोशल सिस्टम में, मजहब में ये कमजोरियां हैं, तो इनको हम दूर करें। ये रिफॉर्म का मतलब होता है, यानी नए सिरे से उसको तश्कील दे ताकि आगे बढ़े। अगर आप रिवाइवलिज्म को देखोगे तो ये ट्रेडिशन यानी को रिवाइव करने की बात करता है, वो फंडामेंटल यानी रूट्स की तरफ, आप बैक टू द रूट्स। तो वो एक कहते हैं कि गोल्डन पास था, एक प्योरिटी थी जो कि मतलब खत्म हुई है, और ये आप ट्रेडिशन पे ज़्यादा, एनिशियंट पे, या जो हमारे यहाँ मिडिवल पे ज़्यादातर ये मतलब वापस जाना चाहते हैं उस तरफ, और ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि फंडामेंटल्स एक सोसाइटी के, एक रिलीजन के चेंज किए जाए। अच्छा, इसी तरह से एक बात है, हम उसको कहते हैं कि कल्चरल वैल्यू या कॉलोनियल वैल्यू। तो वो जो एक सेटिंग, एक एनवायरनमेंट है जिसमें जो एक सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी जहाँ पे लोग हैं, उनके आइडियाज़ है, उनका कल्चर है, तो जब कॉलोनियलिज्म के जरिए वजूद में आए, यानी एनवायरनमेंट जहाँ पे मतलब सोशल कंडीशंस है, और वो एक कॉलोनियल, वो एक सुपीरियर कल्चर अपने आप को पेश कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, यानी जो हम है और वो तो अपने आप को सुपीरियर कल्चर कहते हैं, तो अब हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होता है। ये जब हम सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते हैं और रिवाइवलिज्म की बात करते हैं, तो ये कोई, इसको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हमको कि दैट इट वाज ओनली रिलीजियस रिफॉर्म। यानी सोशल रिफॉर्म रिलीजन के बगैर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रिलीजन ही इसकी बुनियाद हो, लेकिन ये उसके बगैर भी हो सकता है। अच्छा, अब आप देखिए कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कहते थे कि इट इज द अल्टीमेट सोशल हैप्पीनेस, द वेलबींग ऑफ द पीपल एंड नेशनल प्रोग्रेस। यही वो सोशल रिफॉर्म, इसी की बात कर रहे थे। तो वो भी जिस तरह एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मतलब उस पर पूरा फोकस किया, तो ये भी नॉलेज यानी डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, जितना ज़्यादा आप इल्म को फैलाएंगे, नॉलेज को, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी सोसाइटी रिफॉर्म होगी। इसी तरह से जो कास्ट प्रिविलेजेस, क्लास प्रिविलेजेस, यानी एक कास्ट रीजन सोसाइटी है,
हजारों साल की उसकी तारीख है, तो उसमें एक डेंट करना चाहते हैं। यानी अगर उसमें हम उसको हम एक तरह से रोक दे या थोड़ा बहुत वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आए तो रिफॉर्म होगा। अच्छा, ये इंडियन वर्निक्यूलर्स पे फोकस करते थे, यानी जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस है, और इनके हिसाब से तो जब तक फीमेल एजुकेशन ना हो, यानी फीमेल एजुकेशन, इसको अब ये लोग कहते थे कि रूट ऑफ रिफॉर्म है, सोशल एडवांसमेंट है। सो दे वुड अटैक द सोशल कल्चरल लेवल्स, और जो माल प्रैक्टिसेस है, यानी जो इरेशनलिटी है, सुपरस्टिशंस है, इन पे लगातार हमले कर रहे थे। लेकिन बड़ी अहम बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि दे डिड नॉट अटैक द एंटायर सोशल सिस्टम। जो हमारा इंडिया का पूरा सोशल सिस्टम है उसको अटैक नहीं किया, बल्कि वो उसमें कहते हैं परवर्जन या जो डिस्टॉर्शन जो इसमें हुए, यानी जो हम भटक गए या गुमराह हुए हैं, उसको ये लोग अटैक कर रहे थे। अब आप देखिए इसमें जो एक विडो रिमैरिज है, इसी तरह से एक पॉलीगेमी है, एनफोर्स्ड विडोहिड है, फीमेल सेक्लूजन है, प्रोस्टिट्यूशन है, कास्ट सिस्टम है। तो इसी तरह से ये पूरे इनके जब मतलब जिस पे पूरा इन्होंने फोकस किया। अच्छा, अगर आप रिलीजन को देखोगे, देखिए रिलीजन वो आइडोलेट्री यानी बुत परस्ती, पॉलीथीज्म, प्रीस्टली डोमिनेशन, सुपरस्टिशंस, इन पे वो रिलीजियस रिफॉर्म बात कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजन ही मतलब मजहबी होना ज़रूरी है, उसी को बुनियाद बनाए। लेकिन जो इस टाइम के रिफॉर्मर्स थे तो वो इसको समझ रहे थे कि दैट रिलीजियस रिफॉर्म इज द प्रीकंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। तो हिंदुस्तान, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक रिलीजियस डोमिनेटेड सोसाइटी है, एथिस्टिक सोसाइटी है, या हिंदू हो मुसलमान हो, हर कोई मजहब में बिलीव करता है, तो रैशनैलिटी सीधे जो वेस्ट में आइडियाज है उनकी बिना पे यहाँ रिफॉर्म नहीं हो सकता। तो दे बिलीव्ड कि दैट देयर इज ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड सोशल लाइफ। और ये एक अगर आप रिनोवेट करना चाहते हैं तो जरूरी मजहब का भी इसमें अमल दखल है। लेकिन वो एक तरह से जो सोशल और मटेरियल वर्ल्ड उसको कनेक्ट कर रहे थे, यानी ये रिफॉर्मर्स। ये नहीं कि सिर्फ मजहब को यानी कि किसी ऐसी बात करे जिसका मटेरियल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो, ये इनके फोकस में नहीं था। तो स्क्रिप्चर्स जो थे, वेदास थी या हमारे यहाँ कुरान वगैरह, तो इसको इन्वोक करते थे कि नहीं आपकी किताब में ऐसा लिखा है। यानी जब प्रोग्रेस की बात करें दैट टाइम दे वुड इन्वोक द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। और उसी तरह से वो पूरा यानी गलत नहीं कहें कि मजहब गलत है या पूरा सोसाइटी गलत है, तो वो सिंपली उसमें जो डिविएशंस और डिस्टॉर्शंस थे उनकी बात करें। लेकिन रिवाइवलिज्म की बात कि हमें 2000-3000 साल पहले उसी में एनवायरनमेंट में जाना है। अब देखिए ये एक कमियां भी इनमें रही। सबसे बड़ी जो कमी थी इनमें कि दैट दिस अफेक्टेड स्मॉल माइनॉरिटी। अब ऑडियंस ही बहुत छोटी थी, छोटी होने का मतलब कि कम थी, वहाँ पे कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी। सो दैट इज़ वाई कि एक छोटा सा तबका यानी इनके जो ये रिफॉर्म है इससे इन्फ्लुएंस हुआ। और कुछ कामयाबी इनको हुई, सती अबॉलिश हुआ, विडो मैरिज पे, फीमेल एजुकेशन पे, और ये उनका एक कामयाबी थी। फिर आप देखोगे कि नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका रोल था, यानी जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन था उनमें इनका बड़ा रोल था। अब राम मोहन राय को देखो, उसके बाद अब आके जो केशव चंद्र सेन है, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, या मुसलमानों में सर सैयद लोग यहाँ पे पैदा हुए, अबुल कलाम आज़ाद वगैरह वगैरह। तो और अगर आप रिवाइवलिस्ट की भी बात करो तो या फराजी ये जो बात कर रहे थे, या वहाबी बात कर रहे थे, इसी तरह से जो सरस्वती दयानंद सर आर्य समाज वाला सिख में मूवमेंट्स हुए, तो नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन है उनका। इसके साथ साथ वहाँ लोअर क्लास एस्पायरेशनर्स भी थे जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड थे, उनमें शूद्र थे, दलित थे वगैरह, यानी जो मतलब डिसएडवांटेजेस पोजीशन की सदियों से वो गुलामी या बिल्कुल आउटकास्ट की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने भी ज्योतिराव फूले
B.R. अम्बेडकर, M.C. राजा, बड़ा इनका, यहाँ पेरियर वगैरह जिनने बहुत काम इस पे किया। तो इसमें एक संस्कृताइजेशन एक टर्म होती है कि जो कुछ लोगों ने तो ये इन्हें जो अपर यानी लोअर क्लास थे उन्होंने अपर क्लासेस के कस्टम्स वगैरह अपनाए, यानी उनका तरीक़ेकार, ताकि हम भी उनकी तरह दिखे, तो वो एक सोसाइटी में एक इज्जत का मकाम मिले। मोमेंट्स को बहुत है, अगर हम एक एक करके बात करें तो ये तो मतलब इसमें आप देखोगे दर्जन मोमेंट्स है। एक ब्रह्मो समाज है हमारे पास, प्रार्थना समाज है, फिर आप देखिए आर्य समाज है, इसी तरह से बहुत सारे जो मोमेंट्स हुए यहाँ पे जो उठी, आर्य समाज की मूवमेंट उठी यहाँ पे, जो अलीगढ़ तहरीक उठी, इसी के साथ साथ उसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ अहरार मूवमेंट वगैरह वगैरह 6 में उठी, तो अपने आप में उनमें, लेकिन मैंने एक बुनियाद के बेसिक कॉन्सेप्ट इनका था रिफॉर्म और रिवाइवलिज्म में फ़र्क क्या है। तो नेक्स्ट आप जो हमारा होगा वो जो रिबेलियन स्टार्ट होते हैं पेजेंट, ट्राइबल वगैरह ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, आज इसी पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।